Sky's the limit. कोई बात कहाँ से। तो राम राम दोस्तों, मेरा नाम है सचिन दुन और फिलहाल मैं हूँ एडलेड ऑस्ट्रेलिया में। और आज हम करमन जी से बात करने वाले हैं और आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। शी इज फ्रॉम बेसिकली फ्रॉम इंडिया बट हैज वर्कड इन यूके एज आरएन एंड नाउ शी हैज मूव टू ऑस्ट्रेलिया। तो ऐसे बहुत कम लोग दिखते हैं आपको यूट्यूब पे स्पेशली जो अपनी जर्नी ऐसे शेयर करने में हमें हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले थैंक यू कमन फॉर कमिंग एंड गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। तो कमल, शुरू में हम बात करते हैं, थोड़ा सा आप अपने बारे में बताओ कि आप कहाँ से हो ऑडियंस को, और कब आए, कब यूके गए, कब ऑस्ट्रेलिया आए, पूरी पूरी डिटेल में। पूरी Short. हाँ। मैंने बीएससी नर्सिंग पास आउट किया था 2017 में। मैंने 4 साल इंडिया में काम किया है, गुड़गांव में। और बहुत से लोगों को मेरा फेस भी याद आ जाएगा क्योंकि 4 साल बहुत लंबा टाइम होता है प्राइवेट सेक्टर में जॉब करना। बट मेरा अच्छा एक्सपीरियंस था। मेरा स्टार्टिंग से टारगेट क्या था कि मुझे गवर्नमेंट में जॉब करनी है। और वो देखो मेरा फेट, देखो मैंने एक बार भी कोई भी एग्जाम नहीं दिया गवर्नमेंट का। और 4 साल मैं वहाँ जॉब करके आई हूँ। 2020 में पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि मुझे हो गया कि चलो अब यहाँ से चलते हैं। तो मैंने एग्ज़ाम देने स्टार्ट किए। मेरा 2021 में क्लियर हुआ था। मैं बोलूँगी नहीं कि मेरा पहले में क्लियर हो गया, मुझे टाइम लगा। 2021 में मेरा एग्ज़ाम क्लियर हुआ अप्रैल में, और सितंबर 24 को मैं यूके चली गई थी। बहुत मतलब कोविड में अगर देखा जाए तो चीज़ें पोस्टपोन हो रही थी बहुत, लेकिन यूजुअली ये 3-4 महीने का प्रोसेस होता है, तो मेरे 5 महीने लग गए। मेरा सीबीटी पोस्टपोन हो रहा था 3 बार, तीसरी बार में मेरा सीबीटी कंफर्म हुआ कि हाँ एग्ज़ाम है। उसके बाद 2021 में सितंबर में मैंने जॉब स्टार्ट करनी की वहाँ पे। और मैंने लगभग यूके में 2 साल जॉब की है। ये बहुत अच्छा ऑप्शन है उन लोगों के लिए जिनको फाइनेंशियली अपनी फैमिली पे बर्डन नहीं बनना है, क्योंकि यूके का अगर आप ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसी और बाकी कंट्री से कंपैरिजन करते हो कि एक्सपेंस ज़्यादा नहीं है। प्लस आपको वहाँ जाते ही वो लोग अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन देते हैं, तो सेफ्टी भी है उसमें। उसके बाद मैंने 2 साल वहाँ जॉब की यूके में। अच्छा एक्सपीरियंस था, बट मेरा प्राइवेट सेक्टर जो इंडिया का था वो भी कॉर्पोरेट था, तो वो भी अच्छा हॉस्पिटल था। जेसीआई क्रेडिट हॉस्पिटल है गुड़गांव में। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, बट क्वालिटी वाइज अच्छा था। बट हाँ, थोड़ा बहुत है ना कि फॉरेन कंट्रीज हैं तो इम्प्रूवमेंट तो होती ही है इंडिया से, तो वो थी। मैं नहीं बोलूँगी, मैं वो बिचिंग नहीं करूँगी कि इंडिया में अच्छा नहीं था। प्राइवेट सेक्टर होने के बावजूद मेरा एक्सपीरियंस अच्छा है इंडिया का। और उसके बाद मैंने अपना ऑस्ट्रेलिया का प्रोसेस स्टार्ट किया 2022 के अक्टूबर में। मैंने एप्लीकेशन रजिस्टर की थी सीजीएफएनएस के साथ। पहले तो मुझे लगा कि ये चीज़ होती ही नहीं है, झूठ बोल रहे हैं कि बिना एग्जाम के ऑस्ट्रेलियन रजिस्ट्रेशन मिल जाएगी, क्योंकि मेरी 2 सिस्टर इन लॉ हैं यहाँ पे जो दोनों नर्स हैं ऑलरेडी यहाँ। अभी उनको बहुत टाइम में रजिस्ट्रेशन मिला। उन्होंने पहले मास्टर्स की, उसके बाद दोबारा से फिर उनको एंकलेक्स ही देना पड़ा। और एंकलेक्स की डेट्स, ऑस्की की डेट वो बहुत लंबे लंबे टाइम में मिल रही थी। रीजनल एरिया में जाना पड़ता है सबको, तो मुझे लगा ऐसे नहीं होता। बट मेरे एक फ्रेंड ने मुझे हेल्प की। उसने बोला कि नहीं यार ऐसा होता है, मैंने रिसर्च की हुई है, मेरा प्लान था ऑस्ट्रेलिया जाने का, तो ट्राई करके देख। तो मैंने लॉगिन किया, मैंने स्टार्ट नहीं किया 2 महीने तक प्रोसेस। फिर मैंने नवंबर के 2022 में थोड़ा स्टार्ट कर दिया कि नहीं करते हैं, करके देखते हैं। मैंने वीडियोस चेक करनी स्टार्ट की। बहुत कम है हिंदी में वीडियो हैं जो कि, या फिर इंग्लिश में कि ये प्रोसेस कैसे है स्टेप बाय स्टेप। तो मलयाली में और फिलिपिनोज की वीडियोस देख देख के मैंने अपना प्रोसेस कंप्लीट किया बाय आईडीआई, क्योंकि कौन सी मुझे फिलीपींस की लैंग्वेज आती है और ना मलयालम आती है। तो पोस्टपोन करते करते भी बहुत जल्दी मुझे रजिस्ट्रेशन मिल गया था, और मैं लकी हूँ कि मैंने उस टाइम पे रजिस्ट्रेशन ले लिया। मेरा अप्रैल में रजिस्ट्रेशन भी आ गया। देखो अक्टूबर से लेके अप्रैल तक मेरा रजिस्ट्रेशन आ गया। इस हो जाते हैं, इसमें आ गया। कौन से अप्रैल की बात कर रहे हो आप? 2023 में, 2022 में मैंने प्रोसेस स्टार्ट किया था। मतलब अक्टूबर में एप्लीकेशन बनाया और नवंबर में प्रोसेस स्टार्ट किया, और अप्रैल 2023 में मेरा रजिस्ट्रेशन आ गया था। अभी मुझे रिन्यू भी कराना पड़ा, और मैं आई अभी थी यहाँ ऑस्ट्रेलिया में। तो मैं लकी थी क्योंकि वाया न्यूजीलैंड जो प्रोसेस है बहुत इजी है। लास्ट ईयर तक इसमें कुछ ऐसा नहीं था कि आपको ऑस्की देना है न्यूजीलैंड आके। अभी क्या हो गया कि ऑस्की देना पड़ेगा न्यूजीलैंड आके ना। तो अभी आप एक्चुअली
हमने कल मैंने एक पॉडकास्ट डाला था, उसमें हमने बोला था कि वो पहले वाला प्रोसेस बता रहे थे हमें, जब तक अपडेट्स नहीं थी, तो वही सब हाँ। ऐड कर दूं। अगर आप यूके से देख रहे हो, अब आप वाया न्यूजीलैंड आ रहे हो, तो आपको सीबीटी एंड ऑस्की सब देना पड़ रहा है, आई नहीं नहीं, थिंक। सीबीटी नहीं, सिर्फ ऑस्की, सिर्फ ऑस्की। ओके, चलो ये भी अच्छी बात है, सीबीटी बच गया आई थिंक, क्योंकि सीबीटी वहां पे भी देते हैं, पर ऑस्की भी क्यों दे रहे हैं? मेरे मेरे को लगता है इनको पता चल गया है कि क्या कर रहे हैं हाँ, यूके। क्योंकि और मुझे लगता है कि एक बैरियर बन जाएगा बाय समहाउ, क्योंकि बिना आप न्यूजीलैंड आए ऑस्ट्रेलियन रजिस्ट्रेशन ले रहे हो, न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट को कुछ बेनिफिट नहीं हो रहा है, हेल्थ केयर वहाँ कोई भी आ नहीं रहे हैं, तो बंदा जो ऑस्की देने न्यूजीलैंड जाएगा तो वो में भी रुक जाए वहाँ पे, है ना। न्यूजीलैंड अच्छी जगह है, बट हाँ, तो अभी एक हर्डल बन गया है। लोग सोचते हैं कि यार करें कि नहीं प्रोसेस करें, बट सीजीएफएनएस का प्रोसेस पहले से स्मूथ हो गया है। जब मैंने किया था तो उसमें फिजिकल डॉक्यूमेंट्स बहुत पहुंचाने थे सीजीएफएनएस को, है ना। वो वहाँ पे यूएसए में कब पहुंचेंगे, एक एक महीने में कुरियर वहाँ पे डिलीवर हो रहा है, पास भी करा रहे हैं, तो उसमें एक महीना लग ही रहा है। तो अब उसमें उन्होंने सेल्फ अटेस्ट करवाना स्टार्ट कर दिया है कि आप सेल्फ अटेस्ट करके डॉक्यूमेंट लगा सकते हो, किसी के पीछे नहीं जाना पड़ता, ऑलरेडी सर्टिफिकेट्स हैं, सेल्फ अटेस्ट करो और अपना सीजीएफएनएस में अपलोड कर दो। तो 2023 में होने के बाद, बहुत सोचने के बाद, फिर फाइनली मैं 2024 में ऑस्ट्रेलिया में आ गई हूँ। तो आप ऑस्ट्रेलिया आए तो लाइफ लाइक आप एनवायरनमेंट में आपको यूके और ऑस्ट्रेलिया में क्या फर्क लगा, कैसा क्या अलग है? मैं देखो आई हूँ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में, जो थोड़ा रीजनल में आता है। तो मैं रही हूँ लंदन में, दोनों हम्म। में बहुत डिफरेंस है। लंदन की लाइफ बहुत फास्ट है, भागम भाग भागम भाग। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया थोड़ा काम है, यहाँ पे स्ट्रेस थोड़ा कम है मेरे हिसाब से। और हम्म। बाकी हेल्थ केयर सेक्टर का लगा लो, सभी जगह प्रोफेशनल्स को डिग्निटी तो है, सबकी सेल्फ एस्टीम है, कोई किसी को हार्म नहीं करने वाला है ऐसे साइकोलॉजिकली। तो हाँ, अभी तक तो अच्छा ही है। बाकी 1-2 महीने में आदमी कुछ नहीं बता सकता। फ्यूचर में जाके मैं बताऊँगी कि हाँ, कि क्या वाक़ई डिफ़रेंस है क्या एक्चुअल में। जो मेन मेरा मुझे एक पॉज़िटिव पॉइंट ऑस्ट्रेलिया आने का दिखता है, सब बोलते थे ऑस्ट्रेलिया चीप है, वो तो है नहीं ये। एक घर के मामले में है कि यूके में अगर आप कोई घर लेते हो सेम प्राइस में आपको जो घर मिलता है, तो उसकी हालत कुछ खस्ता होती है, पुराने घर होते हैं। यहाँ पे आप अपना खुद का घर अच्छा बना सकते हो, उसको भी रेनोवेट करना पड़ता है। बाकी डिपेंड करता है लोकेलिटी में, आप सिटी में हो या थोड़ा कंट्री साइड में हो, वो भी डिपेंड करता है। सबके अपने-अपने पर्सनल एक्सपीरियंस होगा, मैं ये भी नहीं बोलूँगी कि, बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा है कि वहाँ पे थोड़ा घर महँगे हैं और यहाँ पे सस्ते हैं। पर आपके पर्थ में तो काफी ज्यादा पीक पे चल रहा है अभी मार्केट। अभी चल रहा है, अब वो मेरे आने पे ही शायद हो गया है, मुझे लगा। आपने पता नहीं आप कौन सी हवा लेके आए हो यूके से। तो नहीं, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि सब बोलते थे कि यूके एक्सपेंसिव है। यूके की जो बेसिक चीज़ें अगर आप देखेंगे ना, ग्रोसरी से स्टार्ट करूँ अगर मैं, तो एलडी है, बहुत सारे सब लोग जानते होंगे जो यूके में रहते हैं। यहाँ पे भी एलडी है, मैंने देखा है, बट मैं वहाँ गई नहीं हूँ अभी। एलडी एक ऐसी जगह है कि आपको इंडियन रेट से या कई बार इंडियन रेट से भी सस्ते में आपको ग्रोसरी मिलती है, सब्जियाँ जितनी वेजीज़ हो गई हैं आपकी, बाकी चीज़ें हो गई, तो सब वो बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे मिलती है। यहाँ पे मैक्सिमम सुपरमार्केट से में जो चीज़ें हैं बहुत महँगी हैं। आप जैसे अगर एलडी में, जैसे हम सुनते हैं कि यहाँ पे भी सुनते हैं कि सस्ता है, पर मुझे ऐसा कहीं फील नहीं हुआ कि सस्ता है। कोल्स वुलीज वही रेट वही सेम है, बस हाँ ये है कि प्रोडक्ट अलग मिल जाते हैं आपको वहाँ पे। एलडी यूके वाला एक्सपेंसिव नहीं है, यहाँ वाला मैं गई नहीं यहाँ वाले में। एक्सपेंस के हिसाब से आप ये बताओ, अगर एक सिंगल इंडिविजुअल है, हुँ, वो UK में रह रहा है, नॉट हुँ। डिपेंड ऑन द सिटी, क्योंकि आई थिंक लंदन महंगा होगा और शहर सस्ते होंगे थोड़े। एक आदमी का कितना खर्चा आ जाता है नॉर्मल अगर अगर? मैं दोनों का ही बता देती हूँ, सिटी का भी बता देती हूँ, रीजनल का भी बता देती हूँ। जिस एरिया में मैं रह रही थी वो काफ़ी अच्छा एरिया था। उसमें मेरा अकेली का खर्चा 1100-1200 था, कि उसमें हमारा वन हाँ, 1100-1200 पाउंड्स। मतलब 1,10,000, 1,11,000? मैं बताती हूँ ना कैसे। जिस घर में मैं रहती थी उस घर का रेंट था कुछ 1800, और हम लोग 3 लोग रहते थे उस घर में, और उस घर इलेक्ट्रिसिटी बिल आता था 150, 140, 120 ऐसे कुछ आता था। तो हमने कुछ ज़्यादा ही खुद कर रखा था। बाकी कुछ लोग हमारे कलीग्स ही, वो लोग इतने में 2 बंदे भी रहते हैं। ये तो वो और भी, हाँ चलो वो तो डिपेंड करता है वैसे। मतलब आप
अगर लंदन में रह रहे हो तो $1200 $1200 आता है। 1000 मिनिमम, 1000 एवरेज लगाओ आप। अगर कोई बहुत ही हाई फाई लाइफस्टाइल में रह रहा है तो ऊपर जाता है, अदरवाइज नहीं जाता उससे ऊपर। 1000 है खर्चा वहाँ का, बट इतना शहरों है। छोटे शहरों में यस, छोटे शहरों में कम हो जाता है, छोटे शहरों में 700-800 में काम चल जाएगा। चलो फिर भी छोटे शहरों सारी चीजें, और छोटे शहरों का और भी बहुत कुछ बेनिफिट है सिटी के अलावा, बट वो कहीं ना कहीं जाके कंपनसेट हो ही जाता है कि आपको हाई सिटी के अंदर आपको हाई कोस्ट अलाउंस मिलते हैं, इधर हो गया उधर हो गया, बट ओवरऑल ठीक था, अच्छा था। क्योंकि अगर उसमें शिफ्टें कर लेते हैं तो उसमें बहुत पैसे बनते हैं, वो तो इतना ज्यादा लगता नहीं है कि हाँ कि खर्चा ज्यादा हो गया। अब ये क्वेश्चन आता है कि जो पीआर का सीन होता है, जो हम्म, जहां तक मुझे पता है, आई थिंक वो 5 साल लग जाते हैं यूके में। बिल्कुल सही है, लेकिन जो मैंने यहाँ का जो स्ट्रेस यहाँ का फील किया है ना, बहुत यहाँ पे टेंशन होती है कि वीजा का क्या होगा। अगर कोई नर्स यूके जाती है तो उसको वीजा का स्ट्रेस नहीं होगा कि वीजा का क्या करना है। 5 साल हॉस्पिटल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो करवाते हैं अपने आप। हम्म। आपको डॉक्यूमेंट्स थोड़े बहुत रिन्यू कराने के लिए बोलना होता है। पहले तो जाते 3 साल का वीजा मिलता है, उसके बाद 2 साल का मिलता है, फिर उसके बाद पीआर मिलती है। डायरेक्ट पीआर किसी को नहीं मिलती। ब्रिटिश पासपोर्ट है, किसको दे देंगे वो ऐसे। और ये बताओ, जैसे अगर हम छोटा सा एक बार कंपेयर करते हैं, जो वर्किंग नर्स पेशेंट रेशियो सुना है मैंने कि वहां ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में नॉर्मली जनरल वार्ड में 1:4 है, एक नर्स 4 पेशेंट। वार्ड में वहाँ ज्यादा है, बट मैंने आईसीयू में ही काम किया, इंडिया में भी यूके में भी। तो वहाँ एक पेशेंट ही, ज्यादातर एक पेशेंट। अगर कोई एचडीयू टाइप पेशेंट होते हैं, थोड़े कम कम रिक्वायरमेंट वाले, तो कहीं जाके 2 पेशेंट मिलते हैं। बट स्पेशलिटी में तो 1:1 ही था मेरा। बट मैंने वार्ड में जितने लोगों से सुना है तो 7 पेशेंट भी मिलते हैं वहाँ पे कभी कभी। आईसीयू में तो नाइट यहाँ में तो, हम्म, अच्छा नाइट में तो वहाँ मैंने नाइट में तो सुना कि पता नहीं कितने पेशेंट थे, 40 पेशेंट थे, तो 2-3 स्टाफ थे बस नाइट में वहाँ का। बट हाँ है, ये तो है। बाकी मेरा हॉस्पिटल बहुत बड़ा था। हाँ जी। छोटे हॉस्पिटल्स का पता नहीं मुझे क्या अब सीन तो है। कह सकते हैं ऋषि सुनक भैया ये क्या हो रहा है, सरकारी बदल गई। अब तो पता नहीं क्या होगा, अब अब ये बट नहीं। बताओ, जो आपने भी देखा हो, आपके काफी नोन मूव भी हुए होंगे हम्म, यूके या क्या कारण रहता है, क्यों मूव हो रहे थे वो लोग? सबसे पहली चीज तो यहाँ की सैलरी, एक्सपेंस कितने तो छोड़ दो पर कि कितने। सैलरी में से बताऊं, जो मुझे लगता है, मैं थोड़ा कंफ्यूज रहता हूँ इसमें कि यार इतना भी कोई कुछ कहता है, कोई सैलरी कितने डिफरेंस बताता है, कोई कितना बताता है, नॉट लाइक नॉर्मल एक कितना फर्क है? 35 और 43, कुछ 10-15 हजार का फर्क है। 10-15 हजार? नहीं, अभी आप डॉलर, डॉलर में बात कर रहे हो, करेंसी कौन सी आप नहीं नहीं, तीन? सॉरी, मैं पाउंड्स में बात कर रही हूँ। मैं कंफ्यूज रहती हूँ यहाँ पे पाउंड्स और डॉलर में। 10-15 हजार पाउंड का फर्क है। 10-15 लाख इंडियन करेंसी में 10-15 लाख का फर्क करेंसी हो गई वो, अगर आप सीधा सीधा लगाओ तो 100 के हिसाब से ही लगाओ ना, तो 10-15 लाख का फर्क है। 10-15 लाख का फर्क है। और एक मेन चीज है जो यहाँ पे नर्सिस को, जितनी मेरी कलीग्स थी ना जो अप्लाई, बहुत सारे लोग करते हैं ये प्रोसेस और इंडियंस को मैक्सिमम पता नहीं होता। मेरे बहुत सारे कलीग्स थे, उनके पास ऑलरेडी रेजिडेंसी है ऑस्ट्रेलिया की, वो वहाँ जॉब कर रही हैं। वो क्या करते हैं, हॉलीडे वर्क वीजा ले लेते हैं, तो अगर आ जाएं तो रेजिडेंसी है तो वो फिर भी वहाँ रह रहे हैं। और मतलब वो हमारे गोरे इंडियंस को होंगे, पता नहीं होता। ब्रिटिशर होंगे वो लोग, है ना? नहीं जो नहीं नहीं, इंडियन इंडियन। इंडियन इंडियन फिलीपींस। मेरे बहुत सारे कलीग हैं जिनके पास ऑलरेडी 189 और 190 के ग्रांट्स आ चुकी हैं। हम्म हम्म। बट उनका एट सम पॉइंट प्लान तो यही है कि ऑस्ट्रेलिया मूव होना है। बहुत सारी नर्सेज चाहती हैं कि ऑस्ट्रेलिया मूव हो, डेफिनेटली। एक तो घर का सरफेस एरिया ही देख लो, वहाँ घर छोटे हैं, यहाँ बड़े हैं, यहाँ सस्ते हैं, वहाँ महंगे हैं। और सैलरी, नो डाउट सैलरी यहाँ ज्यादा है वहाँ से। मुझे ये भी लग रहा है, जिस हिसाब से आप एक्सपेंसेस बता रहे हो, एक हम्म। अगर इंडिविजुअल अकेला बंदा रह रहा है और जॉब कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया में ज्यादा पैसा बच रहा है।
हाँ, ऑस्ट्रेलिया में मिल ज़्यादा रहा है और बच भी ज़्यादा रहा है। मुझे खर्चे के हिसाब से मुझे नहीं लगता कि कम खर्चा है, बट यहाँ आ ज़्यादा रहे हैं एटलीस्ट वहाँ से। वहाँ पे चलो बैंक शिफ्ट करते हैं, बट बैंक शिफ्ट पे भी डिपेंड करता है आप कहाँ कर रहे हो। अगर आप एजेंसी के साथ कर रहे हो तो 1-1 लाख 1 शिफ्ट का मिलता है वहाँ पे। हम्म, एक एक लाख कितने कितने घंटे का, कौन से दिन का बता रहे हो आप ये? 1 लाख 12 घंटे का किसी भी रैंडम डे अगर आप एजेंसी के साथ जॉब करते हो। अगर आप हॉस्पिटल के साथ एक्स्ट्रा शिफ्ट करते हो, तो वो आपको 30,000 से ज़्यादा बड़ी बात है 30,000 साढ़े 30,000 इतने कुछ दे देंगे, इससे ज़्यादा नहीं देंगे। पर फिर अगर 1 लाख एक शिफ्ट के ही बन रहे हैं, फिर तो सैलरी कम होनी नहीं चाहिए। सबको नहीं पता ना ये पाथवे। क्या होता है वहाँ पे भाई कि हॉस्पिटल के साथ सारे एक्स्ट्रा शिफ्ट करते हैं। जो वहाँ की एजेंसीज़ हैं, वो आपने हमारा वो देखा नहीं है, हम लाइव गए थे संदीप चौहान के हाँ, साथ, है ना? मैं हाँ, वैसे मुझे उस पता है, पर शिफ्ट का एग्जैक्ट नहीं मुझे पता कि हाँ, इतने। तो उसमें क्या होता है कि वहाँ पे नर्सिस को मेनली प्रॉब्लम आती है कि नर्सिस को अवेयरनेस नहीं होती है, तो तभी फँसती हैं। एजेंसीज़ के साथ आप जॉब करते हो, यहाँ पे भी ऐसा ही है ना कि एक्सपेंस मिलते हैं आपको, ट्रैवल एक्सपेंस मिलते हैं, अकोमोडेशन मिलता है, सब कुछ ऐसा है। अच्छा, वहाँ उसमें 1 लाख नहीं, बना रहे नहीं, हो? नहीं, 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 ये बेनिफिट है ना इसमें। और जो आपका जो पर आवर जो आपको रेट मिलता है, पे मिलती है, वो भी एजेंसी नर्सेज़ की ज़्यादा होती है। मेरे कलीग्स ने ही नाइट शिफ्ट करके, हाँ, मैं ये बोल सकते हैं कि नाइट शिफ्ट का रेट ज़्यादा होता होगा, इसीलिए उनको 1000 मिले। बट 1000 मिलते रहे हैं उनको। अभी कुछ चेंज हो गया तो वो अलग बात है, लेकिन वहाँ पे 1000 के उस पे रेट पे 45 पाउंड्स पर आवर अगर आप किसी को मिल रहे हैं, तो 12 घंटे से कैलकुलेट कर लो कि कितने मिल रहे होंगे, है ना? फिर ऐसा बनते ऐसा हैं। कर सकते हैं कि सिर्फ ओनली एजेंसी करे जाओ हॉस्पिटल फिर के साथ? वीज़ा की अब फिर आपको वीज़ा का टाई अप करना पड़ेगा एजेंसी के साथ। हॉस्पिटल्स का क्या होता है कि आपको श्योरिटी होती है, वो परमानेंट जॉब है, आपको कोई निकालने वाला तो है नहीं, है ना? तो ये एजेंसी। होती है। लेकिन आप हॉस्पिटल के साथ-साथ भी एजेंसी कर सकते हैं वहाँ पे। तो उसमें प्रोसेस होता है, उनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। वहाँ का ड्राइविंग लाइसेंस ही अपने आप में बहुत मुश्किल है कि वो इतनी ईज़िली पास नहीं करते प्रैक्टिकल में। हम्म। तो एक ड्राइविंग लाइसेंस हो गया और बहुत सारी चीज़ें माँगते हैं। मैं उससे इतना ज़्यादा मेरा अच्छा वो है नहीं, क्योंकि मैं ऑलरेडी यहाँ का प्रोसेस स्टार्ट कर चुकी थी, तो मैंने वहाँ का इतना किया नहीं, डिटेल्स में इन्फॉर्मेशन नहीं ली उस स्टाफ से। बट है ऐसा, वो हर कोई स्टाफ नहीं बता रही मैं ऐसा कि जो जिनको ऐसी एजेंसी मिल गई। आपके पास स्किल भी होनी चाहिए, आप कॉन्फिडेंट भी होने चाहिए कि आप कितनी एक ये भी डिफरेंस होगा, एक नाइट शिफ्ट कर रहे हैं, ऊपर से वो स्पेशलिटी में जॉब कर रहे हैं, उस चीज़ का भी डिफरेंस हो सकता है कि आईसीयू की नर्स थी इसीलिए उसको इतना रेट मिल रहा होगा। हाँ, डिपेंड बट करता है। हाँ, हम्म। तो वो कलीग मेरे जो थे वो बहुत ही कॉन्फिडेंट थे अपनी उस चीज़ में। और एक एक बंदा जो बाहर वाली एजेंसी में जॉब करने लग जाता है, एक वो 2-3 हॉस्पिटल में जब आप जाने लग जाते हो, तो उसके बाद आप कॉन्फिडेंट हो जाते हो कि मैं कहीं भी काम कर सकता हूँ अब, है ना? हाँ, तो फिर ये ऑटोमैटिकली आपकी उसमें ऐड हो गया ना कि हाँ, ये बंदा इतना कैपेबल है, ये कर सकता है, तो एजेंसी भी देती है वहाँ पे पैसे। यहाँ पे भी देती हैं, वो आपको मैनेज करना पड़ेगा कि कैसे होगा। बस वही बात है ना, पता होना चाहिए कि कौन सी हाँ, एजेंसी कितने देती है। और जब शुरू में मैं आया था, मैं ऐसी एजेंसी के साथ करने लग गया था जॉब जो सबसे कम दे रही है। पता ही नहीं था ना, मार्केट का पता ही नहीं था कि क्या हिसाब ये है। एजेंसीज़ भी नहीं बताती हैं ना, एजेंसी स्टार्टिंग में क्लियर नहीं करती हैं कि आपको एक्चुअल रेट कितना देने वाले हैं हम। बिल्कुल। मेरे फ्रेंड्स ने वो चीज़ें सुन के कि हाँ, फलानी-फलानी एजेंसी ऐसे दे रही है, पहली बात तो वो ईज़िली स्टाफ लेंगे नहीं और ऐसा-वैसा स्टाफ नहीं लेंगे, हाँ, वो लेंगे जो बंदा ये कॉन्फिडेंट होगा, है ना? सिचुएशन है करमन ये। अब अगर आप यहाँ अच्छी एजेंसी में जाओ, आपको कहेंगे आपका 600 आवर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। दैट मीन्स दैट गाय और दैट पर्सन उन्होंने 3-4 महीने काम किया हुआ है कहीं फुल टाइम है, तो उनको पता होगा कि कैसे ज्वाइन करनी मैंने होती भी कॉन्टैक्ट किया था एक एक 2 एजेंसीज़ को, यहाँ पे एसएनएस बहुत चलती है। तो है। मेरा उनके साथ ऑलरेडी प्रोसेस चल रहा है। उन्होंने स्टार्टिंग में मुझे बोला कि उन्हें एक्सपीरियंस चाहिए 6 मंथ का ओल्ड एज होम केयर में। फिर मैंने बोला कि मैं रिसेंटली मूव हुई हूँ ऑस्ट्रेलिया से, तो उन्होंने मेरा प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। फिर उन्होंने बॉदर नहीं किया कि मेरे पास एक्सपीरियंस यहाँ का है या नहीं है। बाकी अब पता नहीं उसका पे रेट कैसा है, यहाँ डब्ल्यूए में तो चलता ही एसएनएस है मेरे हिसाब से। और भी गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं, अब वो थोड़ा आपसे गाइडेंस लेंगे, मुझे उनके बारे में पता नहीं है कि कौन-कौन सी हैं और कैसे कौन-सी आप यहाँ एजेंसीज़। डिपेंडिंग की, अगर कोई वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में अलग से कोई स्पेशल है तो अलग बात है, वरना कुछ एजेंसीज ऐसी है जो ऑल ओवर ऑस्ट्रेलिया हाँ, आपकी में गवर्नमेंट भी एजेंसीज़ हैं, यस। कुछ
कुछ एजेंसीज ऐसी हैं जो यहाँ की एजेंसी हैं, आपके यूके में भी हैं, न्यूजीलैंड में भी हैं, शायद कुछ टाइम बाद दुबई में भी हो जाएंगी वो। अच्छा, अच्छा। यहाँ की बेस्ड है वो एजेंसी, पर चलो वो अच्छा है। आपकी वीडियोस से फॉलो अप लेंगे कि कौन सी एजेंसीज अच्छी है, आपने बनाई आप होगी ज़रूर वीडियो। मैं आपको वैसे ही बता दूंगा, कोई चक्कर नहीं है उसका तो। नहीं चलो, ये तो आपने काफी अच्छी अच्छी बातें बताई कि यूके में ये सब चीजें हैं। और जो मेरे को ओवरऑल लगता है, आई थिंक अब अगर आप देखा जाए, किसको यूके जाना चाहिए पहले, किसको ऑस्ट्रेलिया जाना चाहिए, आपके हिसाब से क्या लगता है? देखो बेस्ट तो ऑस्ट्रेलिया है, क्योंकि एक टाइम आएगा जहाँ पे फैमिलीज़ को भी बेनिफिट मिलने वाले हैं और हमें खुद को भी मिलेंगे यहाँ पे। बट जिसके पास जीएनएम है तो उसको तो यूके ही चूज़ करना चाहिए। यूके में टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं जो आपको फर्दर स्टडीज़ के लिए असिस्ट करते हैं। आपकी हाफ़ फ़ीस देते हैं। आप एक उनका एक डेफ़िनिट टाइम पीरियड होता है कि आप 2 साल 3 साल उनके साथ काम कर लिया तो उसके बाद आपको 50% आपकी फ़ीस वो देते हैं। आप फर्दर स्टडीज़ करके आप ऑस्ट्रेलिया आ सकते हो, जीएनएम वाले, है ना? अगर आपने पोस्ट बीएससी कर रखी है तो डायरेक्टली ही आप ऑस्ट्रेलिया आना आप प्रेफ़र कर सकते हो, बट उसमें भी एक इश्यू है, फाइनेंशियल इश्यू। मैंने यूके का प्रोसेस किया था, मेरा पूरा प्रोसेस 1 लाख समथिंग में हुआ था, जो उन्होंने रिम्बर्समेंट में दिया था हमें। मैंने हम्म। ऑस्ट्रेलिया को प्रोसेस किया है, मेरा 2.5 लाख लग गया उसमें। वीज़ा का भी अलग था उसमें। तो अब ये एक, अगर आप जैसे आपने यूके का प्रोसेस किया हुआ है, अगर मैंने बीएससी या जीएनएम कंप्लीट किया है, मेरी जेब हुँ, में कितने रुपए होने चाहिए मैं यूके के लिए स्टार्ट कर दूं? रियम्बर्समेंट की तो चलो यूके बात, के लिए हमारे पास भी तो हो ना, कितने होने हुँ। चाहिए यार? ज्यादा का है नहीं सीन। जू हाँ, यूके के लिए ऐसा है कि आपको एकदम से पैसे नहीं चाहिए। यूके के लिए आपको फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको चाहिए रहेगा वो जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है एनएमसी की, वो भी मैं बोलूँगी कि रजिस्टर करने का फ़ायदा तब है कि जब आपके पास 6 मंथ का एक्सपीरियंस है। जिस बंदे के पास 6 मंथ एक्सपीरियंस होगा तो वो अपना बाय समहाउ मैनेज कर लेगा। फाइनेंस 10-15 हज़ार करके मैनेज कर सकता है वो 2-3 महीने में से ना। पहली फ़ीस हम देते हैं एनएमसी को, वो हमारी कुछ 15-16 हज़ार होती है। और हम्म। अ, हमारा फिर एग्ज़ाम का हो गया, ओईटी चूज़ करते हो तो 35-35 हज़ार तो जेब में ल रखने पड़ेंगे ओईटी के लिए। मैंने आईएलटीएस किया था और मैंने बहुत बार कर लिया था। एक और इसमें ऐड कर दूं मैं, हाँ, अब टाइम की बात बताऊं, जब करमन ने तैयारी करी, मैं भी उसी टाइम के तैयारी कर रहा था। उस टाइम पे ओईटी कोचिंग का रेट अलग था, लेकिन अब अच्छा, मार्केट में साहब जी ने रेट डाउन कर दिया है। आपने ओईटी अच्छा कोचिंग, तो आपने फीस कितनी दी थी ओईटी कोचिंग की? मैंने ओईटी नहीं किया, मैंने आईएलटीएस किया था। सॉरी, अब आपके हिसाब मैं बोलूँगी कि आईएलटीएस करो सारे, क्योंकि मैं ओईटी वालों का बिज़नेस खराब नहीं करना चाहती। से दोनों एग्ज़ाम मैं है। एक मैं एक क्लिप काट के भाई साहब को भेजने वाला हूँ, भाई ये देखो क्या कह रही है। नहीं, मैं उनके लिए बोलूँगी ओईटी का क्या है कि क्लिनिकल सिनेरियो बेस्ड है, तो नर्सिस को ईज़ी लगता है, हो जाता है, थोड़े कॉन्फिडेंट भी हो जाते हैं। बट जिस बंदे के पास पैसे नहीं है ना, वो आईएलटीएस के लिए कर सकता है ट्राई, क्योंकि है तो दोनों लैंग्वेज टेस्ट। हाँ, नर्सिस के लिए, डॉक्टर्स के लिए ओईटी बेस्ट है, बट अगर आपके पास पैसे ही नहीं है, तो आप क्या ही कर लोगे ना उसमें। पर अब तो जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक टाइम ऐसा था जब हम 20-20 हजार मतलब फीस दे रहे थे फॉर कोचिंग एक महीने की। ये 2018 की बात कर रहा हूँ मैं। 15-20 हजार महीने की किस फीस, चीज़ के लिए? ओईटी के लिए? कोचिंग की ओईटी फीस। की तो है भाई, इतनी है, अभी भी है, ऐसा नहीं ये है, अब तो अभी भी है। 15 हजार 3 महीने की बता रहे हैं मेरे को, बाकी अंदर ही नहीं, अंदर। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। 15,000 तो आईएलटीएस की भी नहीं है। नहीं, कोचिंग की फीस कह रहा हूँ मैं। कोचिंग की कह रही हूँ मैं, कोचिंग की। अगर आईएलटीएस की भी फीस की मैं बात करूँ ना, तो टीचर 10-10 12 हज़ार पर मंथ ले रहे हैं। तो मैं ओईटी तो एक स्पेशल हो जाएगा उसमें। आपको जो मुझे पता है, थोड़ी अच्छा, भी हो जाएगी, पर हम डिस्कस कर लेते हैं कि कमल एकेडमी की 3 महीने की फीस 15 हजार है। देखो वो तो भाई जेन्युइन बहुत है वो। मैंने उसको अभी थोड़े दिन पहले ही, एक कैंडिडेट था। मैं वही कह रहा हूँ कि मार्केट का रेट था जो पहले ओईटी का, वो काफी हाई था, पर अब हाँ। उन्होंने काफी नीचे ला दिया, जिसके वजह से अफोर्डेबल हो गया लोगों के लिए ओईटी। वो मैं वो बोलूँगी कि बड़े जेन्युइन आदमी हैं। मेरे मेरे फ्रेंड हैं, चलो मैं ऐसे नहीं है कि मैं फ्रेंड है तो मैं तारीफ़ करूँगी। मैंने 2-3 दिन पहले उनको एक स्टूडेंट रेफ़र किया, तो उस स्टूडेंट ने बोला, भई दीदी मैं 300 नहीं दे सकती, तो उनको बोलो थोड़ा कोचिंग के लिए। उनका नहीं, प्रोसेस का है कुछ, वो प्रोसेस भी करवाते हैं ना।
हाँ हाँ, 300 किस चीज तो की? ओके। 300 कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह का उनका था। तो मैंने बोला भाई ये स्टूडेंट ने आपको मैसेज किया हुआ है तो एक बार देख लो। तो उन्होंने बोला कितनी करूँ? मैं कहा अपने हिसाब से कर लो यार, कितनी जायज़ सा कर लो जितना आपको भी महँगा ना लगे। तो हम्म। उन्होंने बोला कि मैं 250 कर देता हूँ, छोड़ो। मैंने कहा चलो ठीक है, वो बंदा इतने में खुश हो गया। तो वो उस बच्चे के हिसाब से फीस कम कर देते हैं, तो वो अच्छी बात भी है कि ज़्यादा लोगों को अपॉर्च्युनिटी मिल रही है उससे। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अब हमने इसमें आपने काफी इंफॉर्मेटिव बातें बताई कि अब हमें थोड़ा आइडिया हुआ कि यूके किसको। अब फिर कभी आप, आई थिंक आप कभी कनाडा यूएसए यहाँ इस तरफ क्यों नहीं सोचा आपने? आपके श्योर आपके फ्रेंड्स होंगे मुझे वहां। बाहर मैं हाँ, मेरी फैमिली पूरे वर्ल्ड में ही फैली हुई है। संदीप बोल रहा था कि तेरी तो फैमिली हर जगह ही है। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में भी 2-3 स्टेट में मेरे भाई बैठे हुए हैं और मैं यहाँ बैठी हुई हूँ। बट मेरा भाई फ़ॉरेन जाने का प्लान था नहीं कभी भी। हम्म। यूके का भी ऑल ऑफ सडन ही पता नहीं कहाँ से दिमाग में आ गया था। कनाडा में मेरा मेरा रियल ब्रदर कनाडा में है, बट मैंने वहाँ का कभी टारगेट रखा ही नहीं। मैंने फ़ॉरेन जाने का ही टारगेट नहीं रखा था। मुझे ये था मुझे गवर्नमेंट में एग्ज़ाम देना, 4 साल जॉब करके मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया कभी। चलो वो तो ये कहते हैं ना, अपना दाना पानी की बात होती है, जहाँ का लिखा है। दाना पानी था मेरा। वो ऑस्ट्रेलिया मेरी लिस्ट में था ही नहीं कभी। मेरी लिस्ट में भी था। मैं शुरू में गया था चंडीगढ़। मैं तो कनाडा की तैयारी कर रहा था। फिर आपके कुछ क्लासमेट्स ने बताया कि अरे नहीं नहीं, ऑस्ट्रेलिया भी ऐसे ऐसे है। तो फिर चलो ऑस्ट्रेलिया। तो हाँ, कुछ प्लान था ही नहीं ऐसा। मैं बोलूँ कि मैंने यूएसए जाना था, मैंने कनाडा जाना था, बट मेरा कुछ प्लान नहीं था। मैंने अभी भी देखा है कि जब मैं ऑस्ट्रेलिया की प्रोसेस कर रही थी, मैं तो ये सोच के कर रही थी कि एक बेटर लाइफ है, बेटर आपका फाइनेंशियल स्टेटस हो जाता है। लोग इतने पैशनेट हैं। कितनी कितनी मेरे पास 4 कंट्रीज की रजिस्ट्रेशन हो गई है। वो चलो एक्सपायर हो जाएगी, वो अलग बात है, मैं रिन्यू नहीं कराने वाली। तो लोग बहुत पैशनेट हैं कि यूएसए की लेंगे, रजिस्ट्रेशन कनाडा की लेंगे। बहुत ज़्यादा अभी आप एक सेटल जॉब में उसमें ऑलरेडी वर्किंग हो तो ज़्यादा लोग गिव अप कर देते हैं। बट बहुत पैशन है नर्सिंग में कि ऐसा नहीं है कि रुक जाना है और ग्रो करो, कहीं और अच्छी कंट्री में जाओ। यूएसए में जा रहे हैं, हमारे इंडियंस को तो मिलता नहीं, बट जो फिलिपिनो स्टाफ है वो बहुत यूएसए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी आते हैं, यूएसए ये भी जाते कैसे हैं। कैसे लगता है ना कि अब जैसे मैं ऑस्ट्रेलिया बैठा, मेरे को ऐसे होता है पता नहीं यूके में क्या होता होगा। फियर ऑफ मिसिंग आउट रहता है सभी में। मैंने ऐसे भी देखे हैं फिलिपिनो तो खास करके कि 7-8 कंट्री का रजिस्ट्रेशन है। हाँ, तो वो एक बार मुझे लगता है अब मेरे दिल में भी थोड़ा ऐसा है कि और एक्सप्लोर कर लेना चाहिए, क्योंकि 4 कंट्रीज़ की हो गई, एक अपनी मातृभूमि की, बाकी 3 और हो गई, तो कहीं और ट्राई कर लो। बट कुछ होता है कि लोगों की किस्मत होती है कि भैया अपनी लाइफ में इतने उलझ जाते हैं, आगे कर नहीं पाते, और कुछ लोग ड्रीम्स के लिए इतने पैशनेट होते हैं कि फिर भी कर लेंगे, चाहे जैसे-तैसे मैनेज करके, और नहीं और एक्सप्लोर करो लाइफ को। नर्सिंग बहुत पावरफुल है, क्वालिफिकेशन है, बहुत अच्छे से यूज़ करना चाहिए इसको। मैं तो सिर्फ जब मैं नर्सिंग शुरू करी थी, मेरे को पता नहीं था कि इतना ऑप्शन है। मैं भाई मेरे वो जो आप मेरा पेज देखते हो ना ऑप्टिमिस्टिक नर्स का, वो मेरा रीज़न, उसका इकलौता रीज़न यही है कि जो मेरे जैसे बंदे को नहीं पता था कि, और मैं बड़ी सिंसियर पढ़ाकू टाइप लड़की थी थोड़ी, मैं बहुत सीधी, वो मेरा मेरा मैंने अपने को मॉडिफाई किया है बहुत सारा कि नहीं, दुनिया में सरवाइव करने के लिए करना पड़ेगा। और गांव की लड़की एक कहाँ से कहाँ चली गई है ना, तो मतलब आप शहर के बेसिक आप, लोग कितना सोचते हैं। क्या कह रहे हो? आपका बेसिक बैकग्राउंड पंजाब का है या हरियाणा का है? क्यों आप मैं बॉर्डर पे? हरियाणा की सरदारनी हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं बिल्कुल बढ़िया। तो लोगों को, जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको एक वो ही नहीं है, उनको एक टारगेट नहीं मिल रहा, एम नहीं है कि हाँ ये चीज़ करनी है। और मेरा वो सोलो रीज़न यही है, नहीं तो मेरे को क्या पड़ी है कि फ्री में मैं सबकी क्वेरीज़ बता रही हूँ। मुझे मुझे मेरा मन है कि अगर मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं थी, मैं 10-15 लोगों को भी अगर इन्फॉर्मेशन दे के उनका कोई प्रोसेस करवाती हूँ ना, तो मैं सैटिस्फाई हो जाऊँगी अपनी लाइफ में। हाँ भैया फलाना बंदा ना मेरे से इंस्पायर होके आगे चला गया। अब बच्चे बोलते हैं कि आप इंस्पिरेशन हो वो, बट मैं खुश तो तब होंगी कि जब उनका रजिस्ट्रेशन आ जाएगा, वो एक बेटर लाइफ में सेटल हो जाएँगे। तो नहीं, पता नहीं होता है स्टार्टिंग में, कुछ नहीं पता होता है। हाँ, शुरू में कुछ लोग बिल्कुल आप सही कह रहे हो। आप शुरू में आते हो ना, आप कुछ कह रहे थे कुछ लोग।
मैं कह रही थी कि कुछ लोग क्या चूज़ करते हैं नर्सिंग करने के बाद स्टडी वीज़ा ले लेते हैं। मेरे को बहुत दुःख होता है भाई उसके लिए बहुत दुःख होता है कि स्टडी वीज़ा एक कोई ऑप्शन नहीं है। आप किसी भी कंट्री में जाते हैं तो आपको एग्ज़ाम तो देना ही पड़ता है। किसी पॉइंट पे जाके आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। जैसे यूके में है आपने एज़ अ एचसीए जॉब कर ली, आपको 1 साल के बाद आपको वो मिल जाता है कि आपके मैनेजर ने लिख दिया आपको लैंग्वेज एग्ज़ाम स्किप कर सकते हो आप। ऑस्ट्रेलिया में 1 साल का कोई कोर्स है ना? जो कर लो तो उसके बाद वो जैसे ऑनशोर है तो उसके लिए, ऑफशोर से वो भी नहीं मिलेगा। ऑनशोर के लिए कह रही हूँ मैं तो कि अगर वो स्टूडेंट वीज़ा पे आके उसके बाद वो कर लेते हैं तो वो दे सकते हैं। बट उसमें आपका एक्सपेंस भी तो देखो कितना बढ़ रहा है। यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड ये सब कंट्रीज़ इतनी फीस लेती हैं ऑफशोर की इनकी ऊपर कमीशन कितनी आती है स्टूडेंट से, है ना? तो अगर आप ऑलरेडी एक प्रोसेस 2.5 लाख में कर सकते हो, आप 15 लाख में क्यों चूज़ कर रहे हो उसको, है ना? हाँ, अब लेकिन एक और, जैसे अब ऑस्ट्रेलिया आने के लिए एक और पाथवे अच्छा हो गया जो न्यूजीलैंड का अब चेंज हुआ है, जो मुझे लगता है। अब ओस्की वाले? सीबीटी ऑस्की इतना मेरे ख्याल से अभी जैसे शुरू ही हुआ है, हम 100% तो श्योर नहीं हूं मैं, पर सीबीटी और ऑस्की इतना मुश्किल नहीं है वहां का, क्योंकि ऑस्की की वो 2 दिन की पहले ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। हाँ, ये तो है बट और ऑस्ट्रेलिया आना, यूके वाले तो करा रहे हैं। हाँ जी। यूके वाले तो पूरा ही करा रहे हैं। यूके वाले तो ऐसे बेबी सिटिंग करके लाएँगे ना, जिसको डर लगता है ना वो यूके चले जाए। पर क्या और जिसको क्या आपको कभी ऐसा नहीं लगा? हमें तो ऐसा लगता है यहाँ बैठे बैठे कि यार ऐसे तो पूरा भर जाएगा यूके। कभी कभार तो भरा आपको ही भी हुआ अब भरा ही मैं, हुआ है। मैं 2021 में गई थी, तो हम्म, हमें बहुत कम इंडियंस दिखते थे और 2022 की मिड में इतने एशियंस आ गए थे ना, मैं नहीं बोलूँगी कि अकेले इंडियन ही थे, बट इंडियन बहुत दिखने लग गए थे, बहुत ज़्यादा दिखने लग गए थे। जो ये इन्होंने अभी लास्ट ईयर रूल्स चेंज किए थे, उसमें उसका रीज़न यही था कि अगर मैं एक स्किल्ड वर्कर हूँ, मुझे वहाँ का वर्क परमिट है, मैं अपने साथ अपनी फैमिली मेंबर्स को स्पॉन्सर करके 6-6 महीने वहाँ रखूँगी, तो वहाँ पे इंडियंस कितने चले जाएँगे? और ऐसा हुआ भी, तभी इन्होंने रूल्स चेंज किए थे। तो अभी इन्होंने क्या किया था कि आपकी पे कुछ उन्होंने बेसिक हमारी नर्सिस की पे से ऊपर कर दी कि जो जिसके पास इतनी है वही डिपेंडेंट्स को बुला सकते हैं। डिपेंडेंट्स में पार्टनर भी आ जाएँगे। जितने नर्सेज़ हैं सबके पार्टनर्स आए हुए हैं और जिसके बच्चे हैं 2-2 3-3 वो भी आए हुए हैं। तो ऐसा ही हुआ है वहाँ पे, तभी तो इमिग्रेशन स्ट्रिक्ट होने वाली है वहाँ पे। अब तो लोग अब इसको प्रोटेस्ट करते हैं कि नहीं होना चाहिए ऐसा लोग। हर कंट्री में अब तो हो गया है। तो प्रोटेस्ट, हम कहने की बात है, आप प्रोटेस्ट करने की, यूं नहीं कह रहा कि हम पहुंच गए इस वजह से, पर जो कंट्री की स्थिति हो जाती है ना, हुँ। हमें नहीं पता होती है। अब हम यहाँ कहते हैं ऑस्ट्रेलिया स्ट्रिक्ट हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में रहने के लिए लोगों के पास अभी जगह कम रह गई है, कंस्ट्रक्शन नहीं कर पा रहे हैं लोग इतनी। एक तो ये भी थोड़े जी। वो ढीले हैं, मेरे को ये जो लगता है ना, ये विदेश की जो सरकार अपने वाले होते हैं ना, इतने में कोठियां कोठियां छाप देते हैं और रह लो भाई इसमें। मेरे हस्बैंड को पंप पे एक दिन एक ये ऑस्ट्रेलियन कोई बोल रहा था कि डब्ल्यूए ने अभी रिसेंटली अभी कुछ ऐड किया ना कि 1000 के 10,000 और Yes. वर्क स्किल वर्कर आ सकते हैं यहाँ पे। तो वो बड़ा ही स्ट्रेस में बोल रहा है कि मेड अगर इतने सारे लोग आएँगे वो रहेंगे कहाँ? वो इन लोगों को अपने आप स्ट्रेस हो रहा है कि वो रहेंगे कहाँ? घर नहीं बनाते। लेकिन इनको एक बात मैं कल भी जॉब पे डिस्कस कर रहा था कि ये इस बात को तो जब ही कह देते हैं, पर ये वो नहीं कहते कि जो इमिग्रेंट्स आ रहे हैं वो कितने $1000। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। अगर मैं अभी बैचलर ऑफ नर्सिंग करने आ रहा हूँ, मैं इंटरनेशनल स्टूडेंट हूँ, मैं 30,000 से $35,000 एक साल की फीस दूंगा। अगर मैं एक ऑस्ट्रेलियन सिटीजन हूँ या पीआर हूँ, मैं सिर्फ 5,000 दूंगा। हुँ। कितना फर्क है देखो। ये कह तो देते हैं पैसा कितना आ रहा है, $9 बिलियन की इकोनॉमी है। ये सवाल है कि जैसे हमें लगता है कि पता नहीं मूवीज में देखते हैं या ये डोंकी वाला सिस्टम सुनते हैं, ये सब चीजें सुनते हैं, तो यूके में थोड़ा इलीगल इमिग्रेंट्स भी हैं काफी। ये इस पे आई थिंक कुछ टाइम पहले बहुत ऋषि किया था। बहुत है, बहुत है, बहुत है। कोई टूरिस्ट वीज़ा पे जाके वहाँ से वापस नहीं आया या फिर कोई जो शॉर्ट टर्म बिज़नेस वीज़ा होते हैं वो लेके ऐसे-ऐसे बहुत सारे हैं, 2 नंबर वाले बहुत सारे हैं। इससे यूं नहीं कह रहा कि सिर्फ इंडियंस है, और भी कंट्रीज के होंगे श्योर। तो क्या हाँ, इससे हाँ, कभी है। क्राइम क्राइम रेट बढ़ा है इससे? नहीं, इससे क्राइम रेट नहीं बढ़ा। नहीं फिर न, जो कोई जो चेंज। जो इल्लीगल उस पे है, चलो ये तो अपने आप में इल्लीगल है कि उसके पास वीज़ा नहीं है। हाँ, बट जो इल्लीगल लोग वहाँ पे रह रहे हैं ना, उनको ये डर रहता है कि
हम किसी कोई गलत चीज से पकड़े ना जाएं, तो वो कभी भी गलत ऐसी सस्पिशियस वाली एक्टिविटी करते ही नहीं है। हाँ, पर मैं तो ये कहता हूँ कि भाई इलीगल, मेरा ओवरऑल मेरे को तो ये एक्सपीरियंस रहा है कि इलीगल करने का कोई फायदा नहीं, इससे अच्छा अपने घर पे सही नहीं, रोटी खा। बिल्कुल, बिल्कुल। इल्लीगल वालों के हाल कुछ नहीं है, उससे अच्छा अपने इंडिया में रहो, मौज-मस्ती में ठाठ से। वो इंडिया वाली लाइफ़ तो इंडिया वाली है ना, क्या सारी कभी उम्र। क्या कभी आपको ऐसा लगा कि गलत आ गए विदेश में, यूके हो चाहे ऑस्ट्रेलिया हो? कभी-कभी तो बहुत बार लगता है, कभी क्या बहुत बार। इंडिया तो इंडिया है। इंडिया में मेरा घर खेतों के बीच में बिल्कुल सेंटर में है, इधर खेत उधर खेत। मेरी फ्रेंड्स गई है 1-2 साथ में, वो है दिल्ली की। तो वो कह रही भैया तुमने सब खेत खरीद रखे हैं क्या? अब उसको क्या पता है 1 किल्ला इतने का है। वो कह अभी 8 उसका मरले का एक वो रखा है, तो खेत ही खरीद रखे हैं। जो आदमी एक खेतों में से उठ के बिल्डिंगों के बीच में फंस गया, उसको रोज ही लगेगा कि कहाँ में आ गया। हाँ सही। कह रही यार इधर ऑस्ट्रेलिया में आके ऐसा नहीं लग रहा, ऑस्ट्रेलिया का सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है। हाँ, ऑस्ट्रेलिया थोड़ा खुला है और यूके से तो काफी ज्यादा बड़ा है। नहीं, हाँ, ये तो बिल्कुल एक फैक्ट है कि यूके कंजेस्टेड है, बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड है। अगर वहाँ की ट्रांसपोर्टेशन एक आधे दिन के लिए अंडरग्राउंड और ओवरग्राउंड बंद हो जाए ना, तो वहाँ पे तो सड़कों पे बहुत ही बुरा हाल हो जाएगा। हम्म। वहाँ पे लोग यहाँ पे सबके पास कार है और हर कोई ट्रैवल करना प्रेफर करता है, जो मेरे लिए चैलेंजिंग हो रहा है क्योंकि मैंने कार कभी चलाई ही नहीं। मैंने हार्डली कभी 5-6 बार इंडिया में चलाई थी। यूके जाके वो भी खत्म, और यहाँ पे आके पता चल रहा है कि कंपलसरी है। रात को हम 4 घंटे की ड्राइव करके यहाँ पे आए हैं। यहाँ फिर एक तो ऐसा ना कि बड़ा इतना हो गया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट कहाँ कहाँ तक। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हाँ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट लंदन का बहुत अच्छा है। यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़ीरो है, कंपेयर भी नहीं कर सकते आप यहाँ के पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूके के से। बाकी बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा नहीं है यहाँ का। डिपेंड वो, आई थिंक अब पर्थ में आपने पर्थ का पता नहीं कैसा है। मैंने पर्थ में बस नहीं देखी अभी तक, मैं सच बताऊँ तो। मैंने एक बार पर्थ यहाँ में पे ऐसा है, मेरी टाइमिंग गलत है, मुझे लग रहा है कि मैं गलत टाइम बाहर निकलती हूँ, बट मैंने पर्थ आप में क्या बस नहीं। कैसा हो, मैंने लेकिन वो देखो। देखी है जो वॉल्वो नहीं होती इंडिया में, जैसे जो हाँ वॉल्वो हाँ चलती है, हाँ वो हाँ। हफ्ते में 2-3 बार दिखती है मेरे को। चलो एक्सपीरियंस की बात हो जाती है, पर ये है ना कि हाँ चलो, अच्छा हो सकता है लंदन का, कहीं ना कहीं हम शुरू जरूर तारीफ नहीं, करेंगे। लंदन का बहुत अच्छा है। लंदन का इतना पुराना, अगर आप देखोगे 100-100 साल से ऊपर के स्टेशन है वहाँ पे। और कितने साल के? हर 100 साल, जिस स्टेशन से मैं चढ़ती थी ना वहाँ पे, जो हमारे हॉस्पिटल के पास पड़ता था, 100 साल पुराना था। और हर 5 मिनट में ट्रेन आती है वहाँ पे, हर 5 मिनट में। यहाँ पे कितनी देर में आती होगी मुझे नहीं पता। हर 5 मिनट में ट्रेन आती है वहाँ। 2 मिनट में भी आती है, 5 मिनट में भी आती है। तो मतलब वहाँ का ट्रांसपोर्टेशन को कोई, मुझे नहीं लगता कोई कंट्री पूरे वर्ल्ड में वो कर सकती है कम्पीट, उसको नहीं कर सकती मेरे हिसाब से तो। आप लाइन्स ही देख लो उनकी इतनी है, और ऐसा नहीं है कि थोड़े बहुत एरिया में है, स्ट्रेच है पूरा, बिल्कुल एक जाल फैला हुआ है लाइन्स का वहाँ पे। तो क्या ये सिर्फ लंदन लंदन में है या और बड़ी जो सिटीज हैं? आउटसाइड, मैं मैनचेस्टर भी गई थी, मैनचेस्टर में भी ऐसा ही है। मैनचेस्टर यूके? में थोड़ा ये फ्रीक्वेंसी कम है उसकी थोड़ी। बट हाँ चलो, मैं उसका लंदन लंदन का नहीं बोलूंगी, बाकी सिटीज में भी ऐसा ही है सेटअप। मतलब हर जगह ट्रेन जाती है यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे सरफेस एरिया कम है ना। यहाँ पे अगर इतना बड़ा एरिया, इतने में वो लोग नहीं दे सकते इतना ट्रांसपोर्टेशन ना। ये लेकिन तो रोड दे दें, बहुत यूरोप, बड़ी बात है कि रोड है यहाँ पे। यूरोप में तो फिर ऐसा है ना कि कंट्री टू कंट्री जा रही है ट्रेन। क्या पता आप हाँ, बैठके में हो, आप किसी जर्मनी या स्विट्जरलैंड में ट्रेन के थ्रू पहुंच जाओगे। हाँ, लंदन टू पेरिस हो गया, ये इधर-उधर बहुत सारी जगह जाती है। बिल्कुल सही कह रहे हो। अब चलो, अब आखिरी में आपका ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, वाइंड अप कर लेते हैं। आप हुँ। जो हमारे इंडिया में नर्सेज हैं, जो जॉब कर रहे हैं अभी या खत्म करने वाले हैं या नर्सिंग पढ़ रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे आपकी तरफ से? बीइंग मैं उनको यूके, यू हैव वर्कड इन इंडिया, यू आर राइट नाउ इन ऑस्ट्रेलिया, क्या आपकी तरफ से एक मैसेज होगा? मेरा मैसेज तो यही है कि आपका विज़न क्लियर होना चाहिए, आपका एम क्लियर होना चाहिए। उसके बाद आपको इन्फॉर्मेशन प्रॉपर होनी चाहिए।
आप सोशल मीडिया सब लोग और चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, इन्फॉर्मेटिव चीज़ों के लिए यूज़ करनी चाहिए। और अगर आप में वाक़ई कुछ में ऐसा है ना कि मुझे जाना है कहीं, तो आप पहुँच जाओगे। नर्सिज़ की बहुत वैल्यू है और इंडिया में जितना नीचे समझा जाता है ना, ऐसा नहीं है। नर्सिज़ और डॉक्टर्स सेम लेवल के हैं। और अगर आप बाहर निकलोगे अपनी कंट्री से, तो आपको फ़ील होगी वो चीज़ कि हाँ, नहीं, हमने गलत प्रोफ़ेशन नहीं चूज़ किया, क्योंकि हर सेकंड डे बंदे को थॉट आता है कि भाई मैंने गलत प्रोफ़ेशन चूज़ कर लिया। ऐसा कुछ नहीं है। जितना पावरफुल नर्सिंग की डिग्री है वर्ल्ड में, मैं नहीं समझती कि उतनी कोई पावरफुल डिग्री है कहीं पे भी। बहुत अच्छी क्वालिफ़िकेशन है। मैं और मेरी सिस्टर दोनों नर्सेज़ हैं। हम पापा को कल थैंक यू कह रहे थे कि आपने हमें नर्सिंग कराई। तो बी थैंकफुल कि अगर आपको फैमिली के प्रेशर की वजह से भी आपको पढ़ना पड़ा है नर्सिंग में, या फिर अब बाय चॉइस हो, तो एक टारगेट क्लियर रखो अपनी लाइफ में। आपको गवर्नमेंट एग्जाम देना, वो भी बुरा नहीं है। अपनी कंट्री में रहना, अच्छे पैसे की जॉब करना, उससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं है। और चीज़ें स्टेप बाय स्टेप ग्रो करती हैं, एकदम से कुछ भी नहीं आता है। अगर आप ज़ीरो से स्टार्ट कर सकते हो। मैं खुद को अगर लूँ तो मैं ज़ीरो से मैंने वहाँ स्टार्ट किया इंडिया में, यूके में, और यहाँ से भी मैं ज़ीरो से ही स्टार्ट कर रही हूँ कि मेरे पास मेरी स्किल तो कहीं नहीं गई ना, बट मुझे स्टार्टअप कहीं से भी करना, मैं इतनी कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं कर लूँगी। हम्म। नर्सिंग बहुत पावरफुल है और डरना नहीं है, दबना नहीं है किसी से। तो चलो दोस्तों, ये आपके लिए वीडियो थी, आपको थोड़ा आइडिया देने के लिए कि यूके का क्या सीन चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया का क्या सीन है, आप कहाँ कहाँ जा सकते हो और आपके पास क्या क्या ऑप्शन है। बाकी मैं आप करमन का इंस्टाग्राम लिंक डाल दूंगा, द ऑप्टिमिस्टिक नर्स, राइट? उसके हाँ, पीछे एक स्टोरी है भैया, फिर कभी क्या? बताऊंगी। चलो गाइस, थैंक यू सो मच। बाकी दोस्तों, आप कमेंट करके बता सकते हो आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा, तो हम थैंक यू इसको। भैया इनवाइट करने के लिए। बाय थैंक यू सो बाय। मच, काला। हाँ जी। वेलकम।